हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रवि। आज मैं इस वीडियो में आपको एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के बारे में मैं कंप्लीट बताऊंगा। इस वीडियो में सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सीजर क्या होता है। सीजर होता है जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है या फिर स्पाजम हो जाता है हमारा वॉलेंट्री मसल का, उसको हम सीजर बोलते हैं यानी कि दौरा बोलते हैं। जब हमारी बॉडी पूरी तरह से अकड़ जाती है तो हम उसको दौरा बोलते हैं। जो एपिलेप्सी होती है, एपिलेप्सी में क्या होता है कि रिपीटेटिव सीजर और एपिसोड्स ऑफ सीजर विद एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द सीएनएस, यानी कि कोई भी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इशू हो जाता है और साथ में दौरा पड़ने लग जाता है तो उसको मिर्गी बोलते हैं हम। अब मैं बता देता हूँ कि इसका इंसिडेंस ओनली 1% है। और इसके साथ जो दौरे होते हैं, दौरे का होना मिर्गी नहीं है, लेकिन मिर्गी के केसेस में दौरा होता है। मिर्गी वाले पेशेंट को दौरा होएगा बट दौरा होना मिर्गी नहीं कहलाता। अब मैं इसके जो कोजिज है उसके बारे में बताऊंगा। जो ये बच्चों में आमतौर पे देखने को मिलती है, जिस भी बच्चे का हाई फीवर चल रहा है लंबे टाइम से, उसको ये हो सकती है, यानी कि हाइपर पायरेक्सिया लॉन्ग टाइम से हो रहा है, उसको हो सकती है। या फिर जिसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, जो हमारा सोडियम पोटेशियम लेवल होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल होते हैं, जो भी हमारे मिनरल्स के, वो इम्बैलेंस हो तो फिर ये हो सकता है। और उसके बाद फिर आता है जो इन्फेक्शन होते हैं ब्रेन के, ब्रेन मेनांजाइटिस और एंसेफेलाइटिस, उसमें भी ये हो सकता है। या फिर हेड का कोई ट्रॉमा हो जाए, सीवियर ट्रॉमा हो जाए जिसकी वजह से ब्रेन में कोई इशू हो जाए, फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाए एबनॉर्मल अमाउंट में, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब मैं इसके टाइप्स बताऊंगा। इसके टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ये कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट और पार्शियल, कंप्लीट के भी आगे दो टाइप आते हैं, ग्रैंड मल और पैटेट मल। पार्शियल के भी आगे दो टाइप है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो पार्शियल एपिलेप्सी है, मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें पेशेंट को क्या रहेगा कि पेशेंट बेहोशी में भी रह सकता है, बेहोशी से बाहर भी रह सकता है और पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। जो पार्शियल एपिलेप्सी है उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है और कॉन्शियसनेस लेवल रह भी सकता है पेशेंट का। जो पार्शियल है उसके भी दो टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या आएगा कि पेशेंट का कोई कॉन्शियस लेवल नहीं जाएगा, पेशेंट कॉन्शियस रहेगा तो 15 से 20 सेकंड तक पेशेंट को फील आएगा, सीजर आएगा, उसके बाद फिर ओके हो जाएगा पेशेंट। जो कॉम्प्लेक्स टाइप है उसमें क्या रहेगा कि जो ब्रेन के लोब्स हैं, जो मैंने ब्रेन के लोब्स के बारे में वीडियो एक डाली हुई है, जो ब्रेन्स के लोब है आप देख सकते हो कि एवरी लोब का क्या क्या फंक्शन है, उसी के बेस पर अगर जो ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्वमेंट होएगा उसी के हिसाब से एपिलेप्सी होएगी। वो एपिलेप्सी मतलब कि उसी के हिसाब से बॉडी की इन्वॉल्वमेंट होएगी। अगर मोटर इन्वॉल्वमेंट कर रहा है तो मोटर पार्ट में हमें इशू होएगा, ऑडिटरी पार्ट में होएगा, आई वाले पार्ट में होएगा, वर्बल वाले पार्ट में होएगा, अब मैं सेंसरी पार्ट में होगा। अब मैं बात करता हूँ कंप्लीट एपिलेप्सी की। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट टाइप है इसका, जो पेशेंट में हमें आमतौर पे देखने को मिलता है। जो कंप्लीट एपिलेप्सी है उसके दो पार्ट है, ग्रैंड मल और पैटेट मल। ग्रैंड मल एपिलेप्सी कॉमनली ही पेशेंट में होती है, ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में कॉमनली होती है, 6 to 30 ईयर ओल्ड के बच्चों में होती है, 1% इसका इंसिडेंस है। जो कंप्लीट ग्रैंड मल एपिलेप्सी होंगे, इसमें क्या कैसे पता चलेगा कि हमें ग्रैंड मल एपिलेप्सी है? जो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं उसी के हिसाब से हम इसको इंश्योर करते हैं कि हमें ग्रैंड मल एपिलेप्सी है या नहीं है। ग्रैंड मल एपिलेप्सी में क्या क्या इशू होंगे? सबसे पहले आएगा, जो 4 स्टेज आएंगे क्लिनिकल फीचर में इसमें। सबसे पहले ओरा वाली स्टेज आएगी। ओरा स्टेज में क्या होएगा, पेशेंट को नोजिया होएगा, हेडेक होएगा और हेलुसिनेशन आएंगे। पेशेंट को एक ही जगह दो दिखाई देने लगेंगे, हेडेक रहेगा, शिविर। ये पेशेंट को कंडीशन 1 से 2 मिनट तक रहेगी और ये सीजर से पहले इशू आएगा। उसके बाद आती है टोनिक कंडीशन। टोनिक कंडीशन में क्या आएगा, पेशेंट एकदम सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, स्पाजम हो जाएगा वॉलेंट्री मसल्स का, और ये 15 से 20 सेकंड तक रहेगा, मैक्सिमम 30 सेकंड से कम ही रहेगा। और इस स्टेज में अगर रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट होती है
तो रेस्पिरेशन फेलर भी हो सकता है और रेस्पिरेशन के लिए पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है। उसके बाद जो स्टेज आती है वो है क्लोनिक स्टेज, यानी कि जर्की कॉन्ट्रैक्शन आएंगे पेशेंट को, ये 1 से 2 मिनट तक रहेंगे जर्की कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आती है उसके बाद जो पोस्ट इक्टल फेज आता है, पोस्ट इक्टल फेज यानी कि 4th स्टेज, इसमें क्या रहेगा कि पेशेंट को कंफ्यूजन स्टेज में चला जाएगा। टोनिक क्लोनिक होने के बाद पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा, पेशेंट कहेगा कि मेरे को नींद लेनी है, पेशेंट को सूडो पैरालिसिस हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, लेकिन वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। उसके बाद जो मैं सेकंड पार्ट इसके बारे में बात किया था मैंने, जो ग्रैंड मल के बाद पैटिट मल एपिलेप्सी होगी। पैटिट मल एपिलेप्सी में कॉन्शियस लेवल लॉस हो जाएगा, लेकिन 15 से 20 सेकंड तक रहेगा, उसके बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं इसके डायग्नोस के बारे में बात करूंगा कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। मैंने अभी बताया कि जो एपिलेप्सी है उसके 2 पार्ट होते हैं, कंप्लीट और पार्शियल। पार्शियल के मैंने 2 बताए हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं जाएगा, कॉम्प्लेक्स में पेशेंट का कॉन्शियस लेवल लोब्स के अकॉर्डिंग इन्वॉल्वमेंट होगी। जो कंप्लीट एपिलेप्सी है उसका फर्स्ट पार्ट है ग्रैंड मल एपिलेप्सी, उसके 4 पार्ट आएंगे, ओरा स्टेज, टॉनिक, क्लोनिक और पोस्ट इक्टल फेज। ये चारों फेज ही जो बेस्ट है, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि पेशेंट को एपिलेप्सी है या नहीं है। उसके बाद जो पार्शियल एपिलेप्सी, जो कंप्लीट की एपिलेप्सी का सेकंड पार्ट है पैटिट मल एपिलेप्सी, उसमें 15 से 20 सेकंड तक रहेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होएगा, बट वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करूंगा। इसका डायग्नोसिस क्या है, एक EEG यानी कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी होता है, उसके थ्रू हम इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। CT MRI करवा सकते हैं, पैथोलॉजी, फर्दर पैथोलॉजी ब्रेन की पता करने के लिए, और TNC DLC करवाएंगे। इसका ट्रीटमेंट हेमोग्राम करवाएंगे। इसका ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं बताऊंगा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, यानी कि अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी हो रही है और कोई पेशेंट हम देखने को मिल रहा है हमें कि इसको दौरे आ रहे हैं, तो उसका हमने पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है। और वो कोई भी दे सकता है, जैसे कि पेशेंट को हमने सबसे पहले फर्दर इंजरी से रोकना है कि उसको कोई भी फर्दर इंजरी ना हो पेशेंट को। सेकंड ये रहेगा कि पेशेंट को हमने लेटा लेना है, घर पे है तो बेड पे लेटा लेना है, बाहर है तो कहीं ग्राउंड में लेटा लेना है हमने। और उसके बाद लेटाने के बाद अपने उसको देखना है कि उसके मुंह से सलाइवा ना आ रहा हो, अगर सलाइवा आ रहा है तो हमने वो क्लीन करना है ताकि उसका एयरवे क्लियर रहे। हमने पेशेंट का एयरवे क्लीन रखना है। पेशेंट को हमने एक साइड करवट देके लेटा लेना है। उसके बाद पेशेंट को हमने हॉस्पिटलाइज करना है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद जो इसका ट्रीटमेंट आएगा वो आएगा इसका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है वो डॉक्टर आप पेशेंट की एज, पेशेंट का सेक्स, पेशेंट का जो स्टेज है, जो स्टेटस है एपिलेप्सी का, उस पे डिपेंड करके ही पेशेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, कौन सी मेडिसिन देनी है कौन सी नहीं देनी है। तो मैं बता देता हूँ कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते क्या क्या है। एक है कार्बामाजिपाइन, फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन, एपिटोइन, सोडियम वैल्पोरेट, डाइजीपाम। पेशेंट डॉक्टर ये कहता है कि ये 3 to 5 ईयर तक आपने कंटिन्यू ट्रीटमेंट रखना है, बीच में गैप नहीं देना है। पीरियड में जो आप मेडिसिन स्टार्ट करें, एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट देना है उसके लिए मेडिसिन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और जो अगर पेशेंट को ठीक हो रहा है, उसके बाद पेशेंट को कोई इशू नहीं आ रहे, कंप्लेन नहीं है कोई भी सीजर की, तो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। कई बार पेशेंट को इशू कंटिन्यूटी में रहते हैं, थोड़े बहुत इशू रहते हैं, पेशेंट कह देता है कि मेरे को बार बार ये इशू आया है बार बार, फिर उसका कई बार लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी चलता है। इस वीडियो में मैंने एपिलेप्सी के बारे में कंप्लीट बताया है। अगर आपको कोई इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हमारे वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पसंद देखने में आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।